हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि था ऑर्गेनाइजिंग। अभी हम यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी एक न्यू यूनिट होने वाली है स्टाफिंग। आई डोंट नो कि ये यूनिट हम कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पर या नहीं, बिकॉज वी आर शॉर्ट विद द टाइम जो कि हमें अलॉटेड है, दैट इज़ 30th मई। बिकॉज जून के मंथ में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद समर वेकेशन स्टार्ट हो सकते हैं और इधर इट इज़ पॉसिबल कि आपके जून 1 से स्कूल में ही क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। सो आई वांटेड टू कंप्लीट दिस वेरी यूनिट नंबर 6 ऑन टाइम। सो प्लीज़ कोऑपरेट अकॉर्डिंगली। वैसे हमारे पास सैटरडे संडे का दिन भी होगा, सो आई जस्ट होप कि हम इस टॉपिक को टाइमली कंप्लीट कर सकें। थैंक यू students, this is our lecture number 23 and we are with our unit number 6, that is stuffing. Today we are going to start this very unit. In our last lecture we have completed organizing, that is our unit number 5. In this unit we have completed इन सब बड़े बड़े टॉपिक्स को हमने ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक में कवर किया था। आज बात कर लेते हैं नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ स्टफिंग। तो स्टफिंग का मतलब क्या होता है? जो सब चीज़ें हमने ऑर्गेनाइजिंग में अरेंज की थी, जैसा मैंने ऑर्गेनाइजिंग में आपको स्ट्रक्चर बताया था कि एक आपके हेड होंगे, एक आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनके नीचे आपके मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के नीचे आपके सुपरवाइज़र्स होंगे और इन सुपरवाइज़र्स को मिला करके हम स्केलर चेन बनाते हैं। तो इसी सब चेन को बना के रखने के लिए या इस चेन को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टफिंग चाहिए। हमने ये तो डिसाइड कर लिया ऑर्गेनाइजिंग में कि हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर रखना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बना के रखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्टाफ चाहिए होगा, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। और वो एम्प्लॉयज़ आएंगे कहाँ से? इसी स्टाफिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद ही आएगा। यानी कि स्टाफिंग का डेफिनेशन देखो, स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे एक बात बताइए, आप एक बस में जा रहे हैं, ओके, एक बस में जा रहे हैं, एक बस में क्या सब चीज़ें, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आपको रिक्वायर्ड होगा? एक ड्राइवर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एक कंडक्टर रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा? एक टिकट जो काटते हैं वो आपको चाहिए होंगे बस स्टॉप पे। अब ये सब लोगों में से अगर कंडक्टर ना हो, ठीक है, तो कौन चेक करेगा? ड्राइवर तो बीच में सीट से उठ करके आएगा नहीं कि भाई टिकट ली कि नहीं ली या क्या सब है। और अगर ड्राइवर ही ना हो तो कंडक्टर के होने से भी बस नहीं चलेगी। सेम यही चीज़ होती है आपकी स्टाफिंग में। यानी स्टाफिंग क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर्स हो, चाहे आपके सुपरवाइजर्स हो, इन सभी एसेंशियल पर्सन्स को अपॉइंट करता है। इन सभी पोजीशन के लिए जो भी सूटेबल पर्सन्स होते हैं उनको रिक्रूट करता है। और रिक्रूटमेंट सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, उसके रिक्रूटमेंट को परमानेंटली फील्ड भी रखता है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आज अपॉइंट हुआ है, ठीक है, किसी रीज़न बीइंग उसकी कोई हेल्थ ख़राब होती है, कुछ भी और उसके साथ प्रॉब्लम्स होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है, या इस मिडिल लेवल के ऊपर आपके जो मैनेजर हैं, मैनेजर्स में से परचेज मैनेजर जो है वो छोड़ गया जो, तो आपके जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो ये भी ध्यान देता है कि इस परचेज मैनेजर वाली पोस्ट को खाली ना रखा जाए। इस पोस्ट के लिए किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन को हम लोग पहले से फिल करके रखेंगे। यानी कि फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। फिलिंग मतलब एक बार फिल करना, एंड कीपिंग फील्ड का मतलब हमेशा ये पोजीशन जो है इसके ऊपर कोई ना कोई एम्प्लॉय इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूर रेडी हो, इस बात का भी ध्यान देना। इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको स्केलर चेन से बताया है। कैन यू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स? यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में हेल्प करता है कि किस पोजीशन पे किस एम्प्लॉय को हमें रिक्रूट करना है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए। स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो आपके लिए काम करता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए देना। यानी कि अगर कोई 12th पास है तो 12th पास को किस जॉब के लिए दे सकते हो आप? गेट कीपर की नौकरी दे सकते हो भाई, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे सकते हो। और अगर कोई MBA है तो उसको किसकी जॉब दे सकते हो आप? उसे मैनेजर की पोजीशन दे सकते हो। क्लियर? और ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी है, वाइस वर्सा, इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई MBA पास्ड पर्सन है तो उसको गेट कीपर की नौकरी नहीं दे देंगे, उसको चपरासी पियोन नहीं बनाएंगे। बाकी आपको स्टाफिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंसेस और नीड से भी पता लग जाएगा, जो कि हमारे आज के टॉपिक्स होने वाले हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंसेस के बारे में। तो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब, यानी कि स्टाफिंग का काम होता है कि अलग अलग जॉब डेजिग्नेशन पे पर्सन्स को ऑब्टेन करना यानी रिक्रूट करना, और जो कि कॉम्पिटेंट हों उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अगर मुझे इंजीनियरिंग टास्क के लिए किसी को रखना है तो मैं इंजीनियर ही ढूंढूंगी, और उसमें भी कौन सा, अगर मशीनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही ढूंढूंगी। अगर मुझे मेरे आईटी फील्ड के लिए कोई चाहिए तो मैं आईटी स्पेशलिस्ट ढूंढूंगी, यानी कि इंजीनियर्ड आईटी ढूंढूंगी या एमटेक आईटी ढूंढूंगी। अगर मुझे मेरी मैनेजर पोस्ट के लिए चाहिए कोई तो मैं एमबीए ढूंढूंगी। क्लियर है स्टूडेंट? अगला पॉइंट कहता है मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर्स, यानी कि स्टाफिंग क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और ग्रोथ को बढ़ाएगा। लेकिन ये परफॉर्मेंस और ग्रोथ तभी बढ़ेंगे जब आपके मैनेजर ने इस चीज़ को ठीक तरीके से प्लान किया हो और आपके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को काम करने के लिए रेडी हों। एक बात बताइए, अच्छी सेल्स टीम कैसे बनती है? सेल्स टीम मुझे एक अच्छी बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे सेल्समैन अच्छे हों, मेरे सेल्समैन मेरे लिए हर पॉसिबल काम करें। अगर मेरे सेल्समैन अच्छे से काम करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, तो मेरी सेल्स टीम का रिटर्न क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसी बात को समझिए, अगर मुझे चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और ग्रोथ अच्छी हो तो मुझे ये भी ध्यान देना होगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छे से और कॉम्पिटेंट इनफ हों, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर पॉसिबल टास्क को इम्पॉसिबल से भी पॉसिबल कर दें। helps to ensure optimum utilization of human resource। optimum utilization, yes, जिसको मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेसन में भी समझाया था, स्टूडेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, याद आया कुछ? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशन का बंदा है तो मुझे उसे इंजीनियरिंग प्रोफेशन से ही रिलेटेड टास्क देने चाहिए ताकि मैं उसको एफिशिएंसीज को क्या कर सकूं, यूटिलाइज कर पाऊँ। by avoiding overmanning, it prevents underutilization of personals and high labor cost। हाई लेबर कोस्ट कैसे आएगी, अगर मैंने इनकम्पिटेंट पर्सन को, इनएफिशिएंट पर्सन को अगर मैंने रिक्रूट कर लिया तो मेरी कोस्ट तो आएगी ही, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। काम कम करेंगे, कीमत पूरी लेंगे, तो क्या हो गया, मेरी कॉस्ट बढ़ गई। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, यानी कि सेम टाइम पे हम डिसरप्शन ऑफ वर्क जो है, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक एम्प्लॉय, जैसे मैंने कहा कि मेरा परचेज मैनेजर जो है वो जॉब छोड़ रहा है किसी रीज़न भी, तो मुझे क्या करना होगा, उस परचेज मैनेजर को मुझे पहले ही 1 मंथ पहले ही नोटिस देना होगा, और उस 1 महीने के अंदर अंदर मैं एक नया न्यू परचेज मैनेजर जो है उस डेजिग्नेशन के लिए अपॉइंट कर लूँगी, ताकि मुझे मेरे काम में कोई भी शॉर्टेज जो है वो ना मिले, मेरे पर्सनल्स मुझे हर जॉब डेजिग्नेशन के लिए परफेक्ट मिले। ये सब चीज़ें कभी पॉसिबल है जब आपके स्टाफिंग के फंक्शन आप अच्छे से करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर। अब ये सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, देखिए हमने प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग का मतलब होता है प्लान्स मेड करना। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है, जो जस्ट नेक्स्ट जो नेक्स्ट अप जो भी आपका स्टेप होगा उसके बारे में आप पहले से रेडी होंगे। जैसा मैंने ये केस बताया कि अगर आपका परचेज मैनेजर आपकी जॉब को छोड़ने वाला है तो वो आपको 1 मंथ पहले नोटिस देगा, और उसी 1 मंथ नोटिस के अंदर अंदर ही आपके कंपनी के जो HR होंगे वो एक नया परचेज मैनेजर को रिक्रूट कर लेंगे, ताकि एग्जिस्टिंग परचेज मैनेजर क्या कर सकें, वो लोग रिप्लेस कर सकें। क्लियर है? और यही चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल और ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। अगर जिसने अच्छा काम किया है, फेयर रिवॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, रिवॉर्ड्स देने हैं, रिजल्ट अच्छा दिया है आपने, आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। यानी कि अच्छा एम्प्लॉय कोई मेरे पास आया, सपोज करो मेरे पास एक नया एम्प्लॉय आया है A,
जो कि इस परचेज मैनेजर वाली पोस्ट के लिए बिल्कुल ठीक था। ओके, उसने मुझे एक दिन आकर के कहा कि सर मैं जो है ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। अब मेरी पॉइंट क्या आता है, मेरा पॉइंट आता है कि भाई छोड़ना क्यों चाहते हो। पता लगा कि वो सैलरी की वजह से छोड़ना चाहता है। काम वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमने उसको कुछ टाइम से सैलरी हाइक नहीं दिया है, तो ये हमारी गलती है ना। हम इस गलती को ठीक करेंगे, बजाय कि एक ही प्लेस पे नए किसी को रिक्रूट करने के हम एक ही सैलरी में 10,000 तक का हाइक जो उसे एक्सपेक्टेड है वो उसे दे देंगे, और भी हम चेक करेंगे कि हम उसे 10,000 तक का हाइक दे रहे हैं तो क्या वो उसके एफिशिएंट है भी या नहीं। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया इम्पॉर्टेंसेस ऑफ स्टाफिंग। अब एक बार बात कर लेते हैं कि स्टाफिंग की नीड्स क्या क्या है, क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि कैसे कैसे काम करना है, लेकिन काम करेगा कौन? मशीनरीज थोड़ी काम करेगी, और मशीनरीज हो भी गई तो भी मशीनरीज अपने आप काम नहीं करती हैं। मशीनरीज को काम करवाने के लिए कौन चाहिए? एम्प्लॉयज़ चाहिए, और वही एम्प्लॉयज़ हम किस प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट करते हैं? स्टाफिंग के फंक्शन के थ्रू रिक्रूट करते हैं। द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड फाइंड्स द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। Basically, staffing fills the position as shown in the organization structure. Staffing में हम इन्हीं सब positions के ऊपर काम करते हैं, इन्हीं सब positions को fill करने की कोशिश करते हैं students. See this structure? HRM जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपके लोगों को सेलेक्ट करता है, यानी कि जिस भी डेजिग्नेशन में, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया है स्टूडेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर में किस पोजीशन के ऊपर किस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है, कॉम्पिटेंट पर्सन्स का सिलेक्शन वो HRM के अंडर ही होता है। फोर्थ पॉइंट इज स्टाफिंग function is needed these days due to rapid change in technology, increasing size of organization and complicated behavior of the human beings. Human beings का behavior तो बहुत ही ज़्यादा complicated हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं every now and then कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है और वो नेक्स्ट एक साल के बाद ही आफ्टर 1 ईयर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ना, आपके कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है आपके एम्प्लॉयज़ का, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं तो हमें उनकी क्या जानना ज़रूरी है, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी लॉयल्टी, ये सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों पर काम कौन करता है? सेम जो मैंने आपको बताया HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि जिस भी एम्प्लॉय को वो रिक्रूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, और इन सब क्वालिटीज़ के साथ ही वो उसे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करेंगे। नॉट ओनली दिस, ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी एम्प्लॉय को आप कंसीडर करोगे, जब किसी एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करोगे, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो आपका स्पेशलाइज एरिया, यानी जिस भी एरिया के लिए आप उसे रिक्रूट कर रहे हो, जिस भी पोजीशन के लिए आप उसे रिक्रूट कर रहे हो, उस पोजीशन की प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज उस पर्सन के पास में होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस पर्सन के पास वो प्रैक्टिकल और थ्योरी नॉलेज नहीं है तो वो पर्सन हमारे लिए नॉट वर्थ इनफ होगा। ओके, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों परफॉर्म करना ज़रूरी है? क्योंकि राइट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन मुझे रिक्वायर्ड है वो उसी टाइम बीइंग मुझे मिल जाए। टाइम छोड़िए, सैलरी भी बहुत बड़ा एक इशू होता है। सैलरी भी कई बार ऐसा होता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो हमसे सैलरी ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको मिनिमम सैलरी के ऊपर ग्रैब कर सकें, लेकिन कई बार एम्प्लॉयज़ नहीं भी आते हैं। इसके अंदर दो इंडिविजुअल्स, एक जो आपका कंपनी का HRM होता है जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और एक सामने वाला एक स्टाफ मेंबर जिसको आप रिक्रूट करने वाले हो, उसकी क्वालिटीज, कॉम्पिटेंसीज, लॉयल्टीज और नॉलेज वगैरह सब चेक करने के बाद HRM उसे सेलेक्ट करेगा फॉर द जॉब। लेकिन अगर उसकी भी जो एक्सपेक्टेशंस होगी, सी जैसे कंपनी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, एज द सेम वे एक स्टाफ मेंबर, एक एम्प्लॉय की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर कंपनी की एक्सपेक्टेशंस स्टाफ मेंबर को फुलफिल करती हैं, लेकिन स्टाफ मेंबर की जो एक्सपेक्टेशंस उसको कंपनी फुलफिल नहीं करता है, तो ये रिक्रूटमेंट की जो आपकी स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो कॉम्पिटेंटली फुलफिल नहीं हो पाएगी।
और ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबली। यानी अगर ठीक तरीके के एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे जो आपके मटेरियल, टाइम और एफर्ट्स और इन सब चीज़ों की वेस्टेज ना करके, उनको मिसलीड ना करके फेवरेबल रिजल्ट आपको दें, अगर आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए तभी जा करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है meaning of staffing, importance of staffing and needs of staffing. That's it for the day. Thank you for watching the video.